नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 पीएम यूपी। उपराष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब आखिरी दौर में सियासत के दांवपेच, फ्लोर मैनेजमेंट और बैकडोर मीटिंग्स ने हलचल और भी बढ़ा दी है। इस बार निगाहें सबसे ज्यादा जिस नाम पर टिकी है वो है जयंत चौधरी। सवाल उठ रहे हैं, क्या आखिरी 24 घंटे में जयंत चौधरी पलटी मारेंगे और क्या ये चुनाव किसी चौंकाने वाले मोड़ की ओर बढ़ रहा है? इस सारी चर्चाओं पर आज हमारे साथ होंगे किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। सर, जिस तरह से जयंत चौधरी उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या वाकई किंग मेकर साबित हो सकते हैं या फिर पलटी मार की वजह जो आज तक पलटी मारते आ रहे हैं उनकी छवि पर भारी पड़ेगा? सियासी गलियारों में जो दबाव और सौदेबाजी की चर्चाएं हैं जयंत चौधरी पर कितना असर डाल रही हैं? देखिए, जयंत चौधरी की राजनीति यदि हम समझें तो जयंत चौधरी जी जो है अभी तक यानी कि 2024 के पहले तक इंडिया गठबंधन के साथ रहे और उन्होंने जो 2022 का चुनाव था वो भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ लड़ा। 8 में उनके विधायक आए। फिर अखिलेश यादव ने इनको राज्यसभा सांसद भी बना दिया, जबकि 9 विधायकों में कोई राज्यसभा नहीं मिल पाती है। उसके बावजूद भी आइडियोलॉजिकली शिफ्ट करके ये भाजपा के साथ चले गए, जो भाजपा पिछले 11-12 सालों से लगातार अपने पहले मोदी के कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल में किसानों का दमन करती रही और जिस बिरादरी से, जाट बिरादरी से ये आते हैं, उसका भी बार बार मतलब बड़े पैमाने पर दमन करती रही, कुचलती रही उनके अधिकारों को। तो उसके साथ जाने का कोई मतलब नहीं था। केवल भारत रत्न देने से चौधरी चरण सिंह जी को उनके साथ नहीं जाना चाहिए था। ऐसी सोच सारी बिरादरी की, किसान बिरादरी की रही। अब ये क्योंकि वहां चले गए और मंत्री बन गए, तो अब ये एक सोच और दबाव लोगों का है कि भाई अब आपके पास एक मौका है कि भाई जो 11 सालों में अनेकों ऐसी चीजें हैं जो आप करवा सकते हैं इनसे, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी मजबूरी है मोदी जी की, अमित शाह की, भाजपा सरकार की, कि भाई हर हालत में इन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव जीतना है और अगर उसको नहीं जीत पाते हैं तो इनकी हो सकता है आगे जाकर के अविश्वास प्रस्ताव आ जाए या इनकी पकड़ ढीली पड़ती चली जाए और ये प्रधानमंत्री ना रहे, सरकार गिर जाए। तो इतने बड़े स्टेक हैं इस मामले में। तो इसके लिए जो है अब, क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय लोकदल में 1.5-2 साल रहा 2010 में, तो उस वक्त मतलब उसके बाद जो चीजें हुई हैं 2014 के बाद जब मोदी जी सत्ता में आए, तो इन्होंने जो काम किए हैं उसका कहीं ना कहीं इनको जो है मांगे जो है किसानों की हो चाहे जाटों की हो, उसको बनवाने का बहुत अच्छा मौका है। ऐसी सोच जो है जनता में है। तो अब इनके पास 3 सांसद हैं। एक तो ये खुद राज्यसभा के सांसद है, दूसरा 2 सांसद इनके लोकसभा के चुन के आए हुए हैं। तो जनता की तरफ से भी और जाट समाज, किसान समाज की तरफ से भी हम लोग इन्हें सुझाव दे रहे हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है कि जिस तरीके से 2014 में जाट आरक्षण पिछली सरकार ने यूपीए और जो कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार थी उसने दिया था, उसको खारिज करवाया है मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। उसके बाद वायदा किया खुद मोदी जी ने अपने आवास पर जाटों को बुला करके कि हम आरक्षण देंगे, आरक्षण नहीं दिया। 2016 में जब इस वायदे के खिलाफ जब उन्होंने नहीं दिया तो आंदोलन हुआ, जाट आरक्षण आंदोलन, जिसकी शुरुआत जो है हरियाणा से हुई। उसमें जो है हमारे 2 दर्जन से ज्यादा युवाओं को शहीद कर दिया गया। उसके बाद खुद जब 2014 में ये चौधरी अजीत सिंह जो इनके पिताजी थे और जयंत चौधरी खुद चुनाव हार गए लोकसभा का, तो इनकी कोठी इनको बेइज्जत करके खाली कराई गई। उसमें भी सारे समाज में एक रोष था। वो 12 तुगलक रोड कोठी जिसमें चौधरी चरण सिंह रहते चले आए थे और वो किसानों का घर एक माना जाता था, उसमें स्वयं मैंने भी गिरफ्तारी दी थी। हम लोग भी काफी लोगों को वहां लेकर के उस आंदोलन में शामिल हुए थे। तो उसके बाद इनके साथ आपने देखा होगा कि जो हाथरस कांड था, उसमें ये जा रहे थे तो स्वयं लाठीचार्ज इनके ऊपर हुआ, खुद इनको लाठियां खानी पड़ी। किसान आंदोलन में 750 लोग शहीद हो गए। और महिला पहलवान आंदोलन, जो किसानों की बेटियां हैं और जाट समाज से आती हैं, उनका किस तरीके से बेइज्जती की गई। अग्निवीर जिसमें हमारे बच्चे भर्ती हो जाते हैं वो नहीं दिया गया, और अग्निवीर लाद दिया गया तो उसको अभी तक रेगुलर भर्ती नहीं की। तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से आज इनके पास एक अच्छा मौका है कि भाई
मुझे जाट समाज ने, किसान समाज ने वोट देकर के सांसद बनाया, जिसके आधार पर मैं मंत्री बना, तो मैं आज कम से कम कुछ तो करके दूं इनको। ऐसा तो है नहीं कि हम आपको वोट देते रहे, समाज में आप जो है मंत्री बन जाए, उसके बाद आप कुछ ना करें। तो आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि आप ये तमाम चीजें आप कह सकते हैं कि जाटों को आरक्षण दीजिए, आप एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए, आप वेस्टर्न यूपी की जो मांगे, गन्ने की रेट है जो 450 500 तमाम नेता इनके कहते रहे भाजपा के, उसकी मांग तो मनवाइए कि भैया अब सीजन आ रहा है, गन्ने का रेट घोषित होना है, आप जो है 450 500 रुपए प्रति क्विंटल का रेट घोषित करिए। वेस्टर्न यूपी में जैसे ये अभी शिक्षा मंत्री भी हैं, तो ये जो है आईआईटी है, आईआईएम है और एम्स है, ऐसे संस्थान वेस्टर्न यूपी में नहीं है। 3-4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं। तो ये सारे काम इनको करने चाहिए और इसी चीज के लिए हम कह रहे हैं कि भाई ये दबाव बनाओ। अब आपके पास अच्छा मौका है, क्योंकि आपके 3 सांसदों की भी बहुत ज्यादा कीमत है आज की तारीख में। क्योंकि आपको याद होगा कि वाजपेयी के समय में एक सांसद से सरकार गिर गई थी। यहाँ इस चुनाव में सरकार गिरने की बात तो नहीं है, लेकिन भूमिका वो जरूर बदल जाएगी। यदि ये हार गए और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी रेड्डी जी हैं वो उपचुनाव में जीत गए, तो आपको मौका मिलेगा। और जिस तरीके से धनखड़ जी को बेइज्जत करके बाहर निकाला, वो भी जो है किसान समाज से, जाट समाज से आते थे। सतपाल मलिक जी का कितना अपमान किया गया और उनकी जो है उनको ऑफिशियल एक जो गार्ड ऑफ ऑनर मिलना चाहिए था, जो उनकी मृत्यु के उपरांत, वो भी नहीं दिया गया। तो ये तमाम आपके पास ग्रीवांसेस की पूरी लिस्ट है, जिसको आपको करना चाहिए। आपने कोई किसान भवन बनाना चाहिए दिल्ली में, जैसे अंबेडकर भवन है। अरे कुछ तो करके जाओ। और किस बात के लिए आपको वोट दी है? किस बात के आप क्लेमेंट हैं कि आप चौधरी चरण सिंह जी की विरासत का आप कहते हैं कि मैं उनको आगे बढ़ा रहा हूं, विरासत का मैं हकदार हूं, तभी तो साबित हो गए। भाई केवल चौधरी चरण सिंह जी के घर में पैदा होने या उनका पोता होने की वजह से आप उनकी जमीन, मकान, दुकान, जायदाद में तो हिस्सेदारी आपकी हो सकती है, लेकिन उनकी जो विरासत है वो चौधरी चरण सिंह जी की जो विरासत थी, वो उसका उसका केवल चेहरा थे। वो विरासत हमारे बाप दादाओं ने और तमाम देश भर के किसानों ने मिलकर के खून पसीने से तैयार की थी। तो उसका क्लेमेंट अगर आपको बनना है, उसका उत्तराधिकारी आपको बनना है, तो उसके लिए आपको काम भी तो करने पड़ेंगे। आप केवल वोट ले लिया और सत्ता में बैठ गए और उसके बाद आप करेंगे कुछ नहीं, तो फिर अगले चुनाव में मेरी अपील रहेगी जाट समाज से, किसान समाज से, कि भाई फिर इनको ही देख लो सबसे पहले। अगर ये कोई भी काम आपके नहीं आ रहे हैं, तो फिर तो हमारी मूर्खता होगी कि बार बार हम इनको सत्ता में बिठाते रहे या इनको वोट देते रहे। तो फिर इनका बॉयकॉट उस तरीके से किया जाना चाहिए। यदि ये अब भी ये जो मैंने मांगे, चाहे जाट आरक्षण की हो, एमएसपी की लीगल गारंटी हो या बाकी मांगे मैंने गिनवाई, इसमें से कुछ भी ये नहीं कर सकते ऐसे नाजुक मौके पे, जब इनके इनके 3 सांसदों की बहुत सख्त जरूरत है मोदी शाह को। तो फिर इनका लाभ क्या है? फिर इनको वोट क्यों दी है? फिर समाज इनको अपने सिर पर क्यों ढोए? ये प्रश्न आज हमें किसानों को, जाट समाज को वेस्टर्न यूपी में विशेषकर पूछने की आवश्यकता है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या जयंत चौधरी का रुख सिर्फ विपक्ष और सत्ता की रणनीति तय करेगा या उनके व्यक्तिगत राजनीति भविष्य से भी जुड़ा हुआ है? इस चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं, निर्णायक या सिर्फ औपचारिक? देखिए, चंद्रबाबू नायडू जी का जहां तक सवाल है, चंद्रबाबू नायडू जी 135 जो है उनके विधायक हैं और वो अपने बलबूते पर आंध्र प्रदेश की सत्ता में काबिज है। और चंद्रबाबू नायडू के पास 16 जो है सांसद है लोकसभा के, और राज्यसभा के भी सांसद है। उसकी गिनती मुझे अभी आइडिया नहीं है कितने हैं, 6-7 कुछ 5 कुछ ना कुछ होंगे। खैर, तो वो भी बहुत निर्णायक है। वो केंद्र की सरकार की सबसे बड़ी बैसाखी, मजबूत बैसाखी वही है, क्योंकि 240 के बाद जो नेक्स्ट दल है वो 16 सांसदों वाले चंद्रबाबू नायडू ही है। तो चंद्रबाबू नायडू को तो एक विपक्ष जो है, यानी कि इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, उनको एक ऑफर देना चाहिए कि भैया तुम अपने बेटे को, जैसे मुलायम सिंह यादव जी ने जीतने के बाद अखिलेश यादव को 2012 में मुख्यमंत्री बना दिया था, तो वहां की कमान उनको सौंप दें। उसके लिए कोई वहां आपकी सत्ता तो खत्म होगी नहीं आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली, आपके पास सफिशिएंट एमएलए हैं, 135 मेजोरिटी में हैं आप, तो आप वहां उनको सौंपें। और केंद्र में बड़ा दिल दिखाते हुए राहुल गांधी को, चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री पद ऑफर कर देना चाहिए। वैसे भी तुम बाहर बैठे हो सत्ता से, और मोदी शाह की जोड़ी तुम्हारा खूब दमन कर रही है। किसानों का, अल्पसंख्यकों का, विपक्षियों के ऊपर तरह तरह के इन्होंने
जिस तरह का दमन करने का सीबीआई, ईडी और तमाम इनकम टैक्स के माध्यम से किया है। और ये जो 30 दिन में गिरफ्तारी के बाद इस्तीफे वाला बिल लाए थे, किसके लिए लाए थे? ये चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों के लिए लाए थे। तो इस सब चीज का जवाब देने के लिए चंद्रबाबू नायडू को भी आगे आना चाहिए। उनको अपने और जो लाइक माइंडेड लोग हैं, चाहे वो जेडीएस है हो या वो और लोग हों जिनके भी वो संपर्क में रहते हैं, उनको लेकर के और इंडिया गठबंधन को भी इनको ऑफर देना चाहिए कि भैया आप पहला तो ये ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, इसमें इंडिया गठबंधन के फेवर में जो रेड्डी है, और रेड्डी भी कौन है? वो वहीं के हैं, आंध्र प्रदेश के ही हैं वो, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। और आपको ये भी मैं दर्शकों को बता दूं कि रेड्डी ही वो जस्टिस थे जिन्होंने जब इनका विवाद अपने ससुर साहब एनटी रामाराव से हुआ था पार्टी के विषय में, तो वो फैसला हक में जो सुनाया था चंद्रबाबू नायडू के, वो इन्हीं जो है जज साहिबान ने सुनाया था। तो इस वजह से इनको नायडू जी को उनका एहसान भी उतारना चाहिए कि कम से कम उन्होंने हमारे पक्ष में एक फैसला सुनाने वाले व्यक्ति हैं। तो हो सकता है, और इनको सबक सिखाने के लिए भी, क्योंकि मोदी सरकार आज की तारीख में मोदी जी चंद्रबाबू नायडू की जो नाराजगी है उसे मोल नहीं ले सकते हैं। वो चाहे कुछ भी कहें, अगर वो इनके खिलाफ वोट भी कर दें तब भी कोई निकाल करके बाहर थोड़ी कर देंगे आपको। कम से कम वो दबाव में आएंगे। आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज की जो बात थी वो आप ले सकते हैं। तो आपको इस वक्त जो है मौके पर चौका, जो चाहे जयंत चौधरी हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, उनको मारना चाहिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए। क्योंकि जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबित किया है कि ये फर्जी तरीके से जीती हुई सरकार है, अवैध सरकार है, बेईमानी करके ये जो सत्ता में आए हैं, और इन्होंने जो है चुनाव पिछले वाला ये वास्तव में हार गए थे, लेकिन सीटें बढ़ाने का काम चुनाव आयोग की मदद से किया है। तो सारे देश का कर्तव्य है कि ये सरकार को हटा दिया जाए। इसलिए चंद्रबाबू नायडू चाहे जयंत चौधरी का तो मैंने पूरी लिस्ट बताई कि क्या क्या ग्रीवांसीज हैं, खुद इनकी लाठी और खुद इनको जो है मकान से बाहर निकालना। अरे आप इस तरीके से बाहर आइए, आप और इस तरीके से वोट दीजिए कि ताकि इनकी अकल ठीक हो, किसानों को दमन करना बंद करें। और चाहो आप कम से कम वोट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, इसका कोई पता तो लगने वाला है नहीं। तो आपको जो है इस तरीके से चलना चाहिए इसमें, ताकि जनता में और आपके वोटरों में 2027 जो आ रहा है उसमें यूपी के चुनाव में एक संदेश जाए कि भाई हमने ऐसे व्यक्ति को चुना है या ऐसा व्यक्ति मंत्री बना है। क्योंकि बहुत नाराजगी है किसानों में, जाटों में, कि भाई ये व्यक्ति हमें छोड़ करके वहां क्यों गया। और इनके जो 8-9 विधायक भी आए थे 2022 में, उसके पीछे तो जो हम लोगों ने 13 महीने तक यहाँ पर किसान आंदोलन किया था, उसका सबका इनको ही लाभ हुआ। और अखिलेश यादव ने इनको जो है तो थाली पर रख करके राज्यसभा दी। उसके बावजूद भी आप चले गए तो वहां से कुछ लेकर के तो आओ। अपना सम्मान अगर आपको बचाना है, नहीं तो जिस तरीके से धनखड़ के लात मार के बाहर किया गया, दुष्यंत चौटाला को लात मार के बाहर किया गया, एक दिन आपको भी बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि जनता की उस टाइम आपके प्रति सिंपैथी भी नहीं होगी कि साहब इसने हमारे लिए किया ही क्या था। जनता तो कहेगी अच्छा हुआ इसके साथ ये हुआ, जब ये हमें धोखा देके भाग गया तो मोदी अमित शाह ने इसको भी धोखा देकर के भगा दिया। तो इसलिए इनके लिए बहुत जरूरी है कि आज खड़ा होने का आपके पास अवसर है, और आप खड़े हो जाएं और आप जो है इनके खिलाफ वोट करें। और अगर खिलाफ वोट नहीं कर पाते हैं तो कम से कम मांगे तो मनवा लो महाराज। क्योंकि इस वोट से सरकार तो नहीं गिर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क जो है मोदी शाह की जो पकड़ है सरकार के ऊपर, पार्टी के ऊपर, उसके ऊपर फर्क पड़ जाएगा। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब इस चुनाव में कोई व्हिप काम नहीं करता और क्रॉस वोटिंग पर सदस्यता नहीं जाती, तो क्या यह पूरा चुनाव बड़े उलटफेर की पाठ कथा लिख सकता है? जी देखिए, जो भाजपा है उसमें भी अमित शाह और मोदी ने जिस तरीके से 10-11 सालों में लोगों का अपमान किया है। अब गडकरी का ये अपमान करते हैं, कभी राजनाथ सिंह का अपमान करते हैं। आपको याद होगा राजनाथ सिंह एक माला में अपना गला डाल रहे थे, जब उन्होंने देखा किसी ने नहीं डाला तो उनको बाहर निकालना पड़ा। एक बार इंडिया गेट पर भी उनकी बेइज्जती की, उनको कह दिया कि भाई तुम साइड हटो। तो इसी तरीके से एक लखनऊ में भी, तो ये कई तरीके से बेइज्जत करते आ रहे हैं लगातार अपने ही पार्टी के लोगों को। उनसे भी मैं अपील करूंगा कि भैया आज आपके पास, क्योंकि इसमें सीक्रेट बैलेट होती है, कोई व्हिप जारी नहीं होती है, आपकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर आप इनको हरा देते हैं तो दो काम हो जाएंगे। नंबर एक, जो राज्यसभा का कंडक्ट है कम से कम वो स्मूथली चलना शुरू होगा। दूसरा,
इनकी जवाबदेही तय होगी। और तीसरा, ये इतने कमजोर हो जाएंगे कि फिर आपका सम्मान भी करेंगे और आपकी बात भी मानेंगे। और हो सकता है, जो मैंने कहा कि भाई अवैध सरकार ये बनी हुई है, ये सरकार ही बाद में जाती रहे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं इनको जो सांसद हैं उनको अपनी अंतरात्मा की जो है आवाज के ऊपर जो है इसमें वोट देना चाहिए। और किसान बिरादरी के जैसे आते हुए जो सांसद हैं, चाहे वो किसी भी उसके हों, तो वो पार्टी के हों या क्षेत्र के हों या पूरे देश में किसान लिखवाते हैं अपने आप को सांसद बहुत सारे। तो किसानों का जो दमन किया गया है एमएसपी नीति की और तमाम चीजें हैं किसान आंदोलन में, आपने देखा होगा, तो सारे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। तो वो उसके बदला लेने का भी आपके पास आज वक्त है, क्योंकि अंत में आपको जाना है जनता के बीच में। मोदी शाह आपको टिकट तो दे सकते हैं, लेकिन जीत की गारंटी जनता ही दे सकती है। जनता के लिए आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देना चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए और इनको सबक सिखाने के लिए जो इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है उसको जिताना चाहिए। तब ये लोकतंत्र पटरी पर चलेगा। अभी आपने देखा कि जब इन्होंने देखा कि सारी चीजें खराब होती चली जा रही हैं, 8 साल से खून चूस रहे थे जनता का, लेकिन जीएसटी अब बदल दिया। जीएसटी क्यों बदला इन्होंने? अगर इनको लगता कि हम बहुत ज्यादा सीटें हमारे पास हैं, मेजोरिटी हमारे पास है, तब ये नहीं बदलते। तो उससे पहले आपने देखा कि भाई इनकम टैक्स में भी रियायत दी गई कि 12 लाख तक का इनकम टैक्स। तो ये सारी चीजें तभी होंगी जब ये जनता के चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, जनता भी इनके खिलाफ वोट डाले जहां जहां चुनाव हो, और जनता के नुमाइंदे जो सांसद बन के बैठे हुए हैं वो भी जनता के अनुसार काम करें। नहीं तो ये लोकतंत्र को कुचल देंगे, चुनाव की चोरी कर देंगे और बाकी सब चीजों को गड़बड़ करते हुए चले जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। धन्यवाद। तो सवाल साफ है, जयंत चौधरी और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं की आखिरी घड़ी की चाल ही इस चुनाव का फैसला तय करेगी। लेकिन क्या ये चाल भारतीय राजनीति की नई दिशा भी लिखेगी? यही है असली मंथन। फिलहाल हमारी नजर भी बनी रहेगी इस जो चुनाव होने वाले हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव पर हमारी भी नजर बनी रहेगी और हम अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए 4 PM यूपी। नमस्कार।